जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोटेशन फिजिक्स पर। मैं आपका अपना प्रोफेसर वरुण शुक्ला एक बार फिर आपके सामने रूबरू हूँ। एक नया लेक्चर, नए दिन, नई शुरुआत और एक बहुत ही शानदार लेक्चर लेकर सेंटर ऑफ मास की सीरीज मैं चला रहा हूँ। तो आज उस सीरीज का 5वां लेक्चर है। जो इस चैनल पर नए हैं, जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जरूर सेंटर ऑफ मास के पुराने 4 लेक्चर देखिए। कैसा मैंने कंटेंट डाला है, आपका फायदा डेफिनेटली होने वाला है। चाहे आप नीट के स्टूडेंट हैं, जेडब्ल्यू मेन के एस्पिरेंट हैं, या आप जेडब्ल्यू एडवांस यानी आईआईटी के एस्पिरेंट हैं। आज का लेक्चर कुछ खास लेक्चर है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं जितने मैंने पिछले 4 लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, काफ़ी बढ़िया इंपॉर्टेंट, उसके मैं कुछ शानदार न्यूमेरिकल्स यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू मैं लेकर आया हूं। और इस लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ चुनिंदा न्यूमेरिकल्स करवाए जाएं जो नीट जेडब्ल्यू में एडवांस में आएंगे ही आएंगे। 200% मैं ये कह सकता हूं। अगर आज का ये लेक्चर आप मेरा ध्यान से देख लोगे, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर की, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के सेंटर ऑफ मास से सवाल आएंगे, चाहे वो एडवांस ही क्यों ना हो। तो ये बहुत खास रहने वाला लेक्चर। एक एक न्यूमेरिकल में मैंने जान फूकी है, एक एक न्यूमेरिकल में, एक एक क्वेश्चन में मैंने ऐसा सेलेक्ट किया है कि आपका नुकसान ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका फायदा ही फायदा हो। तो जरूर वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स मेरे को हौसला देते हैं कि मैं और बढ़िया कंटेंट अपने यानी आपके चैनल पर लेकर आऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला सवाल मैं उठा रहा हूं, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, लेट अस सी। तो प्यारे बच्चों, आज का जो पहला सवाल मैंने लिया है, ये जेडब्ल्यू मेन 2020 का सवाल है। जी हाँ प्यारे बच्चों, 2020 कभी भूलेगा नहीं, राइट। और आप सब जानते हैं। तो जेडब्ल्यू में 2020 का जो पहला सवाल बड़ा शानदार सवाल है। तो इसमें क्या कहा है, कहता है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। डिस्क यानी एक 2 डायमेंशनल बॉडी है, उसमें से एक स्क्वायर शेप्ड लेमिना कट किया है, ठीक है। तो कहता है जब इसको रिमूव कर दिया तो यहां पर एक कैविटी यानी एक खाली जगह क्रिएट होगी। तो अब कह रहा है जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन बचा इस पूरी डिस्क में से, जब ये स्क्वायर निकाल दी, यहां तो खाली जगह होगी, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसका जो सेंटर ऑफ मास की दूरी ओरिजिन से हमें दी हुई है -a/x। आपको x निकालना है। सो इफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम o, तो उसने स्पेसिफाई कर दिया यहां से, ये ओरिजिन है, यहां से हम कह रहे हैं इतना है, तो बताइए x की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए ऐसे जो रिमूव्ड पोर्शन वाले सवाल हैं, बड़े फेवरेट सवाल हैं आपके सामने। ने पहला सवाल जेडब्ल्यू मेन का ही उठाया और जो नीट के हैं उन पे भी ये आएंगे ही आएंगे, ये ध्यान रखना, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो करना क्या होता है ऐसे सवालों में, ट्रिक क्या होता है, जब 2 बॉडीज ऐसे इन्वॉल्व हैं, एक स्क्वायर जिसको रिमूव किया, एक बड़ी बॉडी, तो शॉर्टकट जो होता है, आप पहले पहचानिए कि जो बॉडी है क्या वो 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है कि 1 डायमेंशनल है, क्योंकि ये दोनों 2D बॉडीज हैं तो दोनों का एरिया कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसे में जो शॉर्टकट रहता है कि ऐसे क्वेश्चंस में इफ यू नीड टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, द शॉर्टकट इज m1x1 minus m2x2 upon m1 minus m2। दिस इज द शॉर्टकट। अब क्योंकि मैंने पुरानी वीडियोस में जब ये कॉन्सेप्ट सिखाया था, जब ये फॉर्मूला करवाया था, तो मैंने कहा था कि मास एरिया के प्रोपोर्शनली कर लेना आपने। तो यानी यहां पर ये शॉर्टकट जो बन जाएगा, तो जहां जहां मास लिखा है वहां वहां आपने एरिया कर लेना है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इट शुड बी a1x1 a2x2 a1 minus a2। देखिए वैसे तो नॉर्मली फॉर्मूला होता है 2 पार्टिकल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास निकालने का कि प्लस आता है, लेकिन रिमूव्ड पोर्शन के लिए जब आपको पूछे कि रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कितना है, तो तभी स्पेसिफिकली यहां माइनस लगाएंगे आप, अदरवाइज आपको पता प्लस होता है। तो प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। सो लेट अस सॉल्व दिस, हाउ टू अप्लाई नाउ। सो ये ओरिजिन उसने स्पेसिफाई कर दिया। तो जो मेरे लिए A1 है वो पहली बॉडी यानी डिस्क है, डिस्क इज द फर्स्ट बॉडी, और x2 यानी जो
रिमूव की बॉडी है वो सेकेंड बॉडी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ओरिजिन है तो इसका x1 तो बड़ी बॉडी का x1 0 होगा, तो ये बन जाएगा 0 माइनस ऑफ a2, यानी इसका जो एरिया कितना होगा साइड स्क्वायर, a/2 इसकी साइड है, a/2 का होल स्क्वायर इंटू x2। x2 मीन्स इसके सेंटर की इसके सेंटर से दूरी कितनी है, ये वो दी हुई है a/2 अपॉन a1 माइनस a2। a1 यानी बड़ी बॉडी जिसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर यानी पाई ए स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर। तो लेट अस सॉल्व दिस, ठीक है जी। तो ये सॉल्व करके बना, तो ये बन गया a²/4 इंटू a/2, ठीक है जी। तो ये बन गया हमारा 4 एलसीएम यहाँ पे ले लिया गया, तो ये बना 4 पाई a स्क्वायर, तो 4 आ गया तो माइनस a स्क्वायर। सो दिस बिकम्स a³/8 अपॉन a स्क्वायर कॉमन, ये बच गया 4 पाई माइनस 1/4, ठीक है जी। तो ये जो हमारा बना यहां मैं कर देता हूं, तो दिस बिकम्स a³/8 इंटू 4 अपॉन a स्क्वायर इंटू 4 पाई माइनस 1, ठीक है। इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम्स a अपॉन 2 इंटू 4 पाई माइनस 1। तो ये हमने निकाल लिया। तो आप ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव ही आएगा, मैं एक माइनस साइन यहाँ लगा दूंगा। तो इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, यानी आप इसको इसके बराबर कर लीजिए। तो जो x आया आपका वो है ट्वाइस इंटू 4 पाई माइनस 1। लेट अस पुट दी वैल्यूज, सो दिस बिकम्स 4 इंटू 3.14 माइनस 1, सो दिस बिकम्स, यू कैन सॉल्व दिस। तो लगभग ये 12 माइनस 11, मैं 3 मान लूँ अगर इसको, तो 12 ये 11, तो अप्रॉक्सीमेटली 22 के करीब आ गया। तो अप्रॉक्सीमेटली द वैल्यू ऑफ x इज 22। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये रिमूव्ड पोर्शन वाले कॉन्सेप्ट, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो, कोई भी आप लेवल पढ़ रहे हो, ये आते ही आते हैं क्वेश्चन है। तो अभी मैं आगे और करवाऊंगा, तो वीडियो मेरी एंड तक देखनी है, पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है, तभी आपको फायदा होगा। क्योंकि मैं YouTube पर वही चीज करवा रहा हूं जो आपका कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेगी, ये बात याद रखना। आपको एडिशनल बेनिफिट ही मिलेंगे। सो ये आपका एक तरह से सप्लीमेंट है, ठीक है। तो ये जो मेरा चैनल है, दिस इज जस्ट ए सप्लीमेंट फॉर यू, ठीक है। और ये ऐसा सप्लीमेंट है कि जिसका अगर खून आपके मुंह में लग गया तो आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, ये बात याद रखना, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट में से एक सेमी सर्कुलर प्लेट को कट कर लिया, ठीक है। तो कहता है कि जो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास की दूरी है पॉइंट O से, तो उसने स्पेसिफाई कर दिया कि ये ओरिजिन है। अब आपको पता रिमेनिंग पोर्शन के लिए फंडा तो वही है, 2 पार्टिकल सिस्टम ही है। एक इसमें पार्टिकल इन्वॉल्व है रेक्टेंगल, दूसरा इन्वॉल्व है सेमी सर्कल। तो फॉर्मूला तो वही लगना है, m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2। फिर पहचानिए दोनों ही 2 डायमेंशनल बॉडीज हैं, तो दोनों केस में दोनों के मास किससे रिप्लेस कर दिए जाएंगे, एरिया से, ठीक है। तो करते हैं शुरू। तो ये ओरिजिन है हमारे लिए, उसने स्पेसिफाई किया हुआ है, यहां से देखना है। तो फॉर्मूला लगाया हमने, तो x कोऑर्डिनेट मैं सीधा लिख रहा हूं a1x1। a1 यानी मान लो रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2r इंटू r, दिस इज द एरिया इंटू x1। यहां से पूरा रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ मास है उसके बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, तो ये दूरी कितनी होगी यहां से ऑब्वियसली r का हाफ होगा। तो रेक्टेंगल के लिए x कोऑर्डिनेट r/2 हो गया, ठीक है। आप माइनस भी ले सकते हैं बाहर, चलो मैं बिना माइनस साइन किए मैं मान लेता हूं कि इधर पॉजिटिव ये सारी चीज, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए, माइनस ऑफ a2x2। a2 मेरे लिए ये आपका जो रिमूव्ड किया है उसका एरिया है, यानी सेमी सर्कल का एरिया। रेडियस कितना है, सेमी सर्कल का r ही है रेडियस, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो पाई r²/2 इसका एरिया हो गया, इंटू x2। अब ये ध्यान देने वाली बात है, तो जो x2 होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया है, कंटिन्यूअस बॉडीज जैसे सेमी सर्कुलर प्लेट या सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से होता है वो 4r/3 पाई की दूरी पे होता है, ठीक है। ये आपको करवाया हुआ, आप चेक कर सकते हैं। तो इस केस में कितना हो जाएगा, 4r/3 पाई की दूरी पर ये उसका रिमूव्ड पोर्शन जो सेमी सर्कुलर प्लेट है उसका
एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट आप कुछ भी कह सकते हो डाल दिया अपॉन a1 माइनस a2। तो a1 मतलब ये एरिया रेक्टेंगल का एरिया माइनस इसका एरिया, बस इसको सॉल्व करना है। तो आप बड़े आराम से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर घर बैठकर इसका आंसर निकालें और कमेंट सेक्शन पर काइंडली जरूर डालें, ठीक है। मैं आई विल डेफिनेटली रिप्लाई कि इस क्वेश्चन का आपका इस चारों ऑप्शन में से क्या आंसर बना। अगला सवाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल मैंने फिर से जेडब्ल्यू मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 2019 या 20 का ही ये सवाल होगा, मे बी 21 का भी हो सकता है, ठीक है। तो पिछले 2-3 सालों का ही है। तो अगेन कॉन्सेप्ट है रिमूव्ड पोर्शन का। अब देखिए पुराने जो जितने भी जेडब्ल्यू मेन या इवन मैं अभी एडवांस के सवाल भी उठाऊंगा नीट के भी, तो आप देखेंगे कि रिमूव्ड पोर्शन वाला कॉन्सेप्ट कितना फेवरेट कॉन्सेप्ट है, इसको पक्का कर लीजिए। फ्री के 4 नंबर है आपके जो मैं दिलवा रहा हूं आपको, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक। तो अब क्या है, यहां पे कह रहा है एक रेक्टेंगल है, बड़ा रेक्टेंगल जिसका मास हमें क्वेश्चन में गिवन है m, बड़े रेक्टेंगल का मास। ये ओरिजिन है जी 0,0 जहां पे कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इसमें से 1/4 हिस्सा रिमूव कर दिया है, तो जो रिमूव्ड पोर्शन का मास होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो m/4 होगा। तो रिमेनिंग पोर्शन का रिमेनिंग शेडेड रिमूव कर दिया है, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास पूछा है। तो अगेन इसमें क्या इन्वॉल्व है, एक बड़ा ट्रायंगल इन्वॉल्व है, एक रिमूव्ड पोर्शन इन्वॉल्व है। तो दो चीजें इन्वॉल्व है। क्या करना है, रेक्टेंगल, दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला है a1x1 माइनस a2x2 अपॉन a1 माइनस a2, राइट। तो ओरिजिन यहां से ले लेंगे क्योंकि 0,0 ये दिया ही हुआ है। तो यहां पर जो बड़ा रेक्टेंगल है उसका सारा का सारा मास यहां पड़ा है। तो बड़े रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ मास है यहां पर है, तो यहां पे पार्टिकल पड़ा है। छोटे रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास यहां पे पड़ा है। तो आपको करना क्या है, इन दो पार्टिकल्स का x और y निकालना है, इसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो चलिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये ओरिजिन है तो ये भी पार्टिकल XY प्लेन में पड़ा है, ये भी पार्टिकल XY प्लेन में पड़ा है। तो यानी इस पार्टिकल का x भी आएगा और y भी आएगा, इसका भी। तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। तो x CUM बन जाएगा a1x1, a1 यानी आपका रेक्टेंगल का एरिया है। तो चलिए इसमें मास गिवन ही है, ठीक है, मास प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो अगर मास गिवन है तो मास ही कर लेते हैं। तो यानी इसमें m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। तो m1 है बड़े रेक्टेंगल का मास जो कि m हो गया, x1 बड़े रेक्टेंगल का जो c1 है उसका x कोऑर्डिनेट। अब देखिए ध्यान से, ओरिजिन से आपको x की तरफ देखना है, ऐसे टेढ़ा नहीं देखना, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे देखेंगे ना, तो आपने देखना यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो यहां से यहां तक देखो। तो कितना x कोऑर्डिनेट है इसका, a/2, तो m इंटू a/2, ठीक है। माइनस m2 छोटा रेक्टेंगल है जिसका मास m/4, और इसका जो x कोऑर्डिनेट है, यानी इसको अगेन टेढ़ा नहीं देखना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इसको यहां तक देखो। तो ये दूरी कितनी है, ये कितनी हुई अगर ये a है तो ये a/2, ये होगी a/4। तो a/2 प्लस a/4 कितना बना, वो इसकी दूरी है। नीचे आपका आ गया m माइनस m/4, ये सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से YCUM निकला m1y1 m2y2 अपॉन m1 माइनस m2। अगेन इसी का y कोऑर्डिनेट गिवन ही है b/2, यानी जब y के लिए देखना है तो यहां से ऊपर देखना है, यहां तक, यहां से परपेंडिकुलर यहां तक देखना है। ये कितनी दूरी जितनी है वो गिवन ही है b/2, ठीक है। माइनस ऑफ इसका y कोऑर्डिनेट मतलब यहां से यहां तक, यानी ये दूरी, ये कितनी हुई, ये तो b/2 है, तो ये b/2 का हाफ हो गया। तो जैसे यहां पर किया, सो इट विल बी b/2 प्लस b/4 अपॉन m माइनस m/4, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ये सॉल्व करके 5a/12 आ जाएगा और शायद ये 5b/12 आ जाएगा। तो जरूर अपना जवाब मुझे दीजिएगा। तो ये इसके x और y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला जो सवाल उठाया मैंने IIT यानी JEE एडवांस का सवाल है, ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये भी रिमूव्ड पोर्शन का ही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए रिमूव्ड का ये पक्का ही है जी, ये पक्के 4 नंबर हैं जी आपके, ये चाहे आप नीट के भी स्टूडेंट हो तो ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो बार बार रिपीट हुआ है।
तो उसने कहा है एक सर्कुलर प्लेट में से एक और सर्कुलर प्लेट रिमूव कर दी इस तरह, जो रिमूव की है वो 42 सेंटीमीटर डायमीटर की है, जो ओरिजिनल थी वो 56 सेंटीमीटर डायमीटर की थी। तो ये फर्स्ट मान ली मैंने, सेकंड मान ली, तो फर्स्ट प्लेट का सेंटर C1 यहाँ पर होगा, सेकंड का तकरीबन यहाँ पर होगा, ये दो पार्टिकल सिस्टम बन गया। तो अब मैं क्या करूँगा, रिमेनिंग पोर्शन मीन्स, अब क्योंकि ये सर्कुलर प्लेट की बात हुई है, डायमीटर वगैरह गिवन है, मासेस की हम फिर बात नहीं करेंगे क्योंकि मास गिवन नहीं है, तो मास जो है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। जो फॉर्मूला लगेगा A1x1 माइनस A2x2 अपॉन A1 माइनस A2। तो जो इसका x कोऑर्डिनेट निकलेगा यूजिंग द फॉर्मूला A1x1 माइनस A2x2 अपॉन A1 माइनस A2। तो यहाँ पर मैं ओरिजिन इस हिसाब से मानूंगा कि हमारा जल्दी आंसर आ जाए। तो ये ओरिजिन मान लो, तो जो बड़ी बॉडी थी सेकंड बॉडी, वही अगर ओरिजिन मान लिया जाए तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, जो A1x1 का मेरे से मतलब है, आप ऐसा कर लीजिए, कंफ्यूजन होगी, जो बड़ी बॉडी को फर्स्ट मान लो, छोटी बॉडी को सेकंड, तो ये C2 हो गया, ये C1 हो गया, ठीक है। तो बड़ी बॉडी का अगर ये ओरिजिन है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, तो फटाफट से 0 हो जाएगा, माइनस, राइट। A2 यानी दूसरी बॉडी रिमूव्ड पोर्शन का जो एरिया बनेगा, तो आपको पता ही है कि इसका डायमीटर 42 है, तो रेडियस हाफ हो जाएगा, पाई इंटू 21 का स्क्वायर, और x2 यानी ये दूरी निकालनी है यहाँ से। ये दूरी कितनी होगी चेक कर लेते हैं। जो ये दूरी है 56 का हाफ कितना हुआ, 28 रेडियस। तो और ये जो दूरी है 21, 28 में से 21 माइनस करते हैं 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 28 में से 21 माइनस करके ये डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन A1 माइनस A2 यानी पूरी बॉडी का, तो आ जाएगा पाई 56 का हाफ 28 का स्क्वायर एंड माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया ऊपर माइनस पाई 21 इंटू 21 इंटू 7, पाई कॉमन, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, यानी A माइनस बी इंटू A प्लस बी। तो लेट अस सॉल्व दिस, माइनस पाई इंटू 21 इंटू 7, ये 7 हो गया, ये 38 48 49 हो गया, पाई से पाई कैंसिल, 7 से ये कैंसिल, 7 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, माइनस 9 सेंटीमीटर द आंसर। तो नेगेटिव साइन ऑलवेज इंडिकेट्स दैट कि अगर आपने यहां से एक कैविटी रिमूव कर दी है, तो आपको पता है जब आप रिमूव कर देंगे तो जिस तरफ मास होगा उसी तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर नेगेटिव का मतलब है ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर ये 9 सेंटीमीटर शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि वहां पर कैविटी क्रिएट हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये रिमूव्ड पोर्शन वाले जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो जितने भी मैंने JEE मेन के रिसेंटली पिछले 3-4 साल के और जो JEE एडवांस में कुछ मैंने क्वेश्चंस देखे रिमूव्ड पोर्शन के, तो यही है वो, इसी तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आप ये कॉन्सेप्ट अपना पक्का कीजिए। अगला सवाल उठाते हैं। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, एक यूनिफॉर्म डिस्क में से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कट कर दिया, साइड इसके √3r, द न्यू पोजीशन ऑफ COM इज। तो मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, ये आपने खुद करना है, ऑप्शंस दे दी मैंने। तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर इसका आंसर पोस्ट कीजिएगा कि अगर इस डिस्क में से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कट कर दिया जाए इतनी साइड का, तो नई पोजीशन यानी रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई करेगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 0,0, 0,r, 0,√3/2 एंड नन ऑफ दिस। अगला सवाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला जो सवाल है ये मैंने JEE एडवांस यानी IIT 2017 पेपर 1 से उठाया है। ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है एंड इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं आपको ये सवाल जो है आपको बार बार मैं दिखा सकता हूँ कि ये कितनी बार ऐसा कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है सेंटर ऑफ मास से, राइट। तो अब इसको कैसे अप्रोच करते हैं, क्या इसके किंतु परंतु हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार ऐसा सवाल अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखते हैं। कहता है एक पॉइंट मास है, ये यहां से इन्होंने रिलीज किया है, ठीक है, और ये स्लाइड करता हुआ यहां पहुंच जाता है, और ये सारे सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है। क्वेश्चन में गिवन थे कि
ये नीचे भी स्मूथ है, ये भी चीज स्मूथ है, एवरीथिंग इज स्मूथ, नो फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व, ये भी स्मूथ है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जब ये नीचे आएगा तो इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट बना हुआ है, तो जो फोर्स है इधर ये धकेलेगा, ये फोर्स लगेगी, उस फोर्स के कारण ये वाला जो सिस्टम है, बड़ा ब्लॉक है, जो बिगर ब्लॉक है, वो लेफ्ट साइड पर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ, क्योंकि नीचे कुछ सपोर्ट भी नहीं है नीचे वाले ब्लॉक को, बड़े ब्लॉक को रोक के रखने के लिए। तो ऐसे सवालों में जब एवरीथिंग इज स्मूथ, स्पेशली जब ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक एक स्लाइड करता है और बड़े ब्लॉक को सपोर्ट करने के लिए नीचे कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसे मूवमेंट होती है, ठीक है, जिसमें मैं बता रहा हूं, राइट। तो अब उसने पूछ लिया कि ये मास ना जब इसके साथ कांटेक्ट लूज कर देता है तो तब इसकी पोजीशन x है और वेलोसिटी v है इस मास की, ये वाले पार्टिकल की। एट दैट इंस्टेंट बताइए कि ये बड़ा ब्लॉक कितना डिस्टेंस d मूव कर गया। तो आपके सामने क्लियर है आपको कि जब ये नीचे आएगा ये लेफ्ट साइड पर d जाएगा, एक तो d निकालना है, और इस पार्टिकल की यहां पर जब ये जस्ट कांटेक्ट लूज करेगा, आपको पता ही है कि जब ये नीचे आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी, जिसके कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट होगा। तो यानी यहां पर आते आते ये पार्टिकल कुछ स्पीड तो गेन कर ही लेगा, वो भी निकालनी है, ठीक है। जब उसने कहा लूज कांटेक्ट, लूज कांटेक्ट का मतलब है कि जब ये ऐसे हो जाएगा, तो हम इसको जस्ट वाला केस मानेंगे कि जैसे ये यहां पर पहुंच गया उसी समय इसकी स्पीड या वेलोसिटी हम निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो पहले पार्ट में देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। आपको पता है ऐसे मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए भी आपको, पिछले 4 लेक्चर में आप चेक कर सकते हैं, जो भी बच्चा नया मुझे देख रहा है, तो मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, क्वेश्चंस मैंने ऐसे कराए भी हैं, क्योंकि जब होता क्या है, जब ऐसे कोई सिस्टम नीचे आता है और दूसरा सिस्टम की मूवमेंट होती है, तो बाहर से तो कोई इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स मेंशन नहीं है। तो जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स मेंशन नहीं है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट हम यही लगाते हैं, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, सिस्टम इज 2 पार्टिकल सिस्टम है, एक पार्टिकल एक बिगर ब्लॉक है, उसके सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा। तो डेल्टा, जो भी डेल्टा x या y कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे x की बात करेंगे क्योंकि मूवमेंट x में हो रही है, डेल्टा x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास वो 0 डाला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, देयरफॉर डेल्टा जो सिस्टम का x कोऑर्डिनेट और सेंटर मास है, डेल्टा यानी कोई चेंज नहीं आएगी। तो अब हम करेंगे, ये जो बड़ा ब्लॉक है ये ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट साइड नेगेटिव मान ली हमने, यानी ये चीज हमें गिवन है x एंड y, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू m1 x1 यानी m इंटू माइनस डी, और जब ये यहां पर आया तो यहां से यहां इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो रेडियस हुआ, लेकिन क्योंकि ये एक मूविंग प्लेटफॉर्म पर है, मैं कई बार समझा चुका है, जब आप मूविंग प्लेटफॉर्म पे हो और मूविंग प्लेटफॉर्म की डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट या राइट पर हो तो वो भी उसमें जोड़नी पड़ती है। यानी जब ये यहां पहुंचेगा तो इसमें एक तो इसकी खुद की डिस्प्लेसमेंट जुड़ेगी जो कि r हो चुकी है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म इधर भी जा रहा है तो लेफ्ट साइड पर इसकी भी जुड़ेगी। तो ये पॉजिटिव साइड पे, ये नेगेटिव साइड पर है, तो यहां पर ये बन जाएगा m इंटू पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड r माइनस डी, ये बराबर 0 है। तो लेट अस सॉल्व दिस। ये माइनस एम डी है, इधर आके हो गया एम डी, ये एम आर माइनस एम डी। सो दिस इंप्लाइज एम डी प्लस एम डी इज एम आर। तो यहाँ से डी कॉमन, ये कैपिटल एम बाय स्मॉल एम इज एम आर। सो दिस इंप्लाइज, सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया एम आर अपॉन एम प्लस एम। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में हमें ये हिंट मिलता है कि जो हमने बड़े ब्लॉक की मूवमेंट मानी थी इस तरफ लेफ्ट साइड पर, वो पॉजिटिव आंसर से उसने उस पर ठप्पा लगा दिया, स्टैंप लगा दी कि जो आपने माना है वो करेक्ट ही है। तो इसलिए लेफ्ट साइड पर इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी बिगर ब्लॉक एम की। तो हमने पहला पार्ट हमने निकाल लिया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट अस सी द सेकेंड पार्ट, कि अब इसकी स्पीड निकाल जब यहां पर आएगा।
ठीक है। तो इसके लिए हम करना क्या है, सबसे पहले क्योंकि सिस्टम पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं पूरे सिस्टम पर। तो पूरे सिस्टम पर जब लगाएंगे तो इनिशियली ये भी रेस्ट पर था, ये भी रेस्ट पर था, इनिशियल मोमेंटम जीरो। फाइनली क्या हुआ, ये यहां से यहां पहुंच गया और ये लेफ्ट साइड पर, मान लीजिए इसने लेफ्ट साइड पर कैपिटल V वेलोसिटी गेन की और इसकी जो वेलोसिटी है वो V है राइट साइड पर। तो ये बन गई इसका मोमेंटम पॉजिटिव, इसका मोमेंटम नेगेटिव। तो यहां से mv इज कैपिटल MV राइट। तो जो स्मॉल v आया वो कैपिटल MV बाय m आया। अगर तो इस तरह से ऑप्शन है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इस तरह से ऑप्शन नहीं होती, किसी और फॉर्म में बनाई होती है। तो हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाएंगे पूरे सिस्टम पर। तो ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हमारा ये आ गया। एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा, जब ये यहाँ पर आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ। तो हम ये चीज़ यानी इस सिस्टम का जो बड़े सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास था वहीं से उसको ग्राउंड लेवल में पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ इसकी एनर्जी आएगी mgr और यहाँ आते आते जीरो। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी में लॉस मींस इनिशियल माइनस फाइनल मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये ब्लॉक यहाँ पर आएगा दोनों की एनर्जी में गेन होगा। तो इसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ mv², इसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ कैपिटल M इंटू v²। ये वैल्यू आप यहाँ डाल दीजिए तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। हाफ m v की वैल्यू क्या बन जाएगी, कैपिटल M v बाय m का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर। सॉरी, अगर आप स्मॉल v की वैल्यू डालोगे तो कैपिटल V का आंसर आएगा। हमें तो उसने स्मॉल v पूछा था, तो एक काम करते हैं यहाँ से कैपिटल V निकाल लेते हैं, वो mv बाय m आ जाएगा। तो ये डालिए रादर देन, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए कैपिटल V ही पूछा है तो मैं बता देता हूँ। अगर कैपिटल V पूछा हुआ तो आपने ऐसे करना है, अगर आपको स्मॉल v पूछा है तो आपने ऐसे करना है, तो आपने कैपिटल V की वैल्यू डाल देनी है। तो आप उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, अगेन बड़ा शानदार सवाल है, देखने में आसान लगता है लेकिन ये ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऐसे एक सिस्टम, एक ऐसे प्लेटफॉर्म गिवन है, ठीक है। एक इसमें बड़ा ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक यानी कि ये कैपिटल M, बड़े ब्लॉक के ऊपर एक छोटा ब्लॉक पड़ा है और छोटे ब्लॉक और बड़े ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है और बड़े ब्लॉक और फ्लोर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहा है छोटा ब्लॉक v की वेलोसिटी से मूव करता जा रहा है। जब ये छोटा ब्लॉक a पॉइंट पे पहुंचेगा तो तब बिगर ब्लॉक की स्पीड निकालनी है। तो जब ये छोटा ब्लॉक A पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो समझते हैं। देखिए ये जब यहां से यहां पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचेगा, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि कहीं पे भी पहुंच जाए ये ब्लॉक तो ये वाला ब्लॉक की मूवमेंट के कारण इस वाले बिगर ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रही। मेरी बात समझे? तो कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां तक पर इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी इसकी मूवमेंट अभी शुरू नहीं होगी, क्योंकि इसकी मूवमेंट अगर आपने इधर शुरू करवानी है तो डेफिनेट सी बात है कि इसके कारण इस पर इधर फोर्स लगनी चाहिए। तो इसलिए उसने बड़ा शानदार सवाल बनाया। उसने कहा कि जब ये A पॉइंट पे पहुंचा, तो जब ये A पॉइंट पे पहुंच गया तो ध्यान से देखिए, इसने अंदर की तरफ इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगानी है। इस फोर्स के कारण ही बिगर ब्लॉक की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उसने कहा है कि जब आप बिगर ब्लॉक की स्पीड निकालिए जब ये यहां पहुंच गया है, ठीक है। तो ये समय वाली बात है। तो जब ये यहां पहुंच जाएगा मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम कहेंगे शुरुआत में केवल इसके पास मोमेंटम है, बड़े ब्लॉक के पास नहीं था। फाइनली जब ये यहां पहुंच जाएगा, ये इसको प्रेस करेगा, ये भी इसको प्रेस करेगा, तो दोनों एक सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे। तो मान लीजिए दोनों ने कैपिटल V कॉमन स्पीड गेन कर ली, तो यहां पर A पॉइंट पर टोटल मास बनेगा m प्लस m इंटू V। तो ये आंसर आ जाएगा mv अपॉन m प्लस m। आई होप इट इज क्लियर। तो ये भी बड़ा अच्छा सवाल उसने बनाया था, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगला एक और मैंने बहुत ही शानदार सवाल उठाया है। अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन IIT का JEE एडवांस का है, ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन देखिए ऐसे अभी मैंने आपको 2-3 तरह के सवाल करवाए हैं, तो कितनी बार ये देखो रिपीट हुए हैं। तो ध्यान से ये लेक्चर जरूर देखिएगा, पिछले सारे क्वेश्चन
दोबारा देखिएगा और कंपैरिजन कीजिएगा। ये मैंने खास करके इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे कि जितना सेंटर ऑफ मास का हमने 4 लेक्चरों में पढ़ा है, तो देखते हैं कि पुराने पेपरों में किस तरह के सवाल आए थे। ठीक है, तो मैंने जितने भी मेरे से हुए कि मैंने रिकलेक्ट किए कि हाँ कोई 2007 में आया, कोई 2012 में आया होगा, कोई 2018 में भी आया होगा, तो उसके जो भी बढ़िया बढ़िया सवाल हैं वो मैं आपके सामने करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या है, इसमें भी वही चीज़ है, सारे सरफेसेस स्मूथ हैं। ये छोटी सी स्फीयर जिसका रेडियस r है और ये इसका रेडियस कैपिटल R है, जब ये यहाँ से यहाँ आता है तो ये बड़ा ब्लॉक लेफ्ट साइड पर जाएगा। लेफ्ट साइड पे क्यों जाएगा आपको पता है, ये कांटेक्ट बना हुआ है, लगातार इसको धक्का मारेगा, लगातार इसको धक्का मारेगा, तो ये कोई ना कोई वेलोसिटी गेन कर ही लेगा। ठीक है, और ये कोई ना कोई दूरी कवर कर लेगा d। तो एक तो d पूछा है और ये v पूछा है, दोनों निकालना है। तो आपको पता ही है क्या फंडा अभी पीछे करवा के हटाऊं मैं। तो क्या करना है, पहले तो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से आपको पता है कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो जो भी इसका डेल्टा XCOM होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कैसे लगाना है आपको देखिए, तो डेल्टा 0 m1 जब ये यहाँ से यहाँ आ चुका होगा तो हॉरिजॉन्टल में आप देखिए ऐसे ये कितनी दूरी कवर करेगा। तो ये क्योंकि रेडियस स्मॉल r है और ये कैपिटल R है, तो हॉरिजॉन्टल में r में से r को माइनस करना पड़ेगा, इतनी दूरी कवर की, इतनी करेगा, तो दिस शुड बी r माइनस r। तो ये बन गया, ये हॉरिजॉन्टल में जा रहा है स्मॉल m m1 x1। अब लेकिन आपको पता है ये मूविंग फ्रेम में जा रहा है, तो इसमें ये तो इसकी r माइनस r राइट में डिस्प्लेसमेंट हुई, तो इसमें आपको इसकी डिस्प्लेसमेंट भी जोड़नी पड़ेगी लेफ्ट साइड वाली। जो लेफ्ट साइड वाली है वो क्या करना है, सिंपली माइनस d कर देना होता है। तो ये m1 x1 आ गया। इसी तरह से ये तो बड़ा ब्लॉक तो लेफ्ट पे जा ही रहा था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि सारी कैलकुलेशन हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहे हैं, इसलिए जब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करो तो ये मूविंग प्लेटफॉर्म की डिस्प्लेसमेंट या स्पीड इसमें लगानी होती है कन्वेंशन के हिसाब से। ठीक है, तो प्लस कैपिटल M, ये तो लेफ्ट साइड पे जा रहा है, d इंटू माइनस डी बराबर 0। लेट अस सॉल्व दिस। सो दिस बिकम्स, ये उधर ले आओ, तो इट बिकम्स md, तो दिस बिकम्स mr माइनस mr माइनस md, ये इधर ले आओ, तो बिकम्स md प्लस md, और दिस बिकम्स स्मॉल m कॉमन, r माइनस r, यहाँ से d कॉमन, m प्लस m r माइनस r, तो d का आंसर आ गया m r माइनस r अपॉन m प्लस m। तो जब ये यहाँ से यहाँ आ चुका होगा तो ये लेफ्ट साइड पर इतना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। देखो कितने सवाल आपको करवा दिए। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से भी करवाए और प्रीवियस ईयर में भी बार बार पूछे हैं, तो याद रखना ये लेक्चर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये श्योर शॉट पक्का MBD वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना जो आने आने। ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। लेट अस सॉल्व इट सेकंड पार्ट। तो मैं यहां कर देता हूं, ये रब कर देता हूं। तो सेकंड पार्ट के लिए आपको पता है क्या है, स्पीड निकालने के लिए पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है पूरे सिस्टम पर। इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम था नहीं और फाइनली इसने मान लिया स्पीड v राइट साइड पे गेन की, इसने लेफ्ट साइड पे गेन की माइनस mv, तो ये बन गया कैपिटल mv इज इक्वल टू mv। यहां से आप स्मॉल v की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। फिर लगाना एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाना है, जब यहाँ पर आए इसकी एनर्जी में लॉस हुआ, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इस केस में बनेगा mg r माइनस r। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस खुद का भी है, इज इक्वल टू गेन इन करंट एनर्जी, इसकी नेट हाफ mv स्क्वायर, बड़े वाले ब्लॉक की हाफ mv स्क्वायर। तो आप ये v की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो mg r माइनस r इज इक्वल टू हाफ mv बाय m का होल स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो v आपको निकालना है यहाँ पर। सो दिस इज द क्वेश्चन। अगला सवाल लेते हैं। यस प्यारे बच्चों, अगला एक और डिफरेंट सवाल लिया है, लेकिन पहले मैं अपनी तरफ से एक सवाल लूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे कितनी बार सवाल पूछे हो, चाहे आप नीट के हो, चाहे मेन के, चाहे एडवांस के। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोजेक्टाइल के भी सवाल जिसमें सेंटर ऑफ मास का लॉजिक कैसे लगता है, तो सुनिए ध्यान से। कहता है एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 37 डिग्री के एंगल पर, तो वो प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर दो टुकड़े हो जाते हैं उसके।
कितने? 2 टुकड़े हो जाते हैं। दिल के टुकड़े नहीं मैं कह रहा, ठीक है, प्रोजेक्टाइल के टुकड़े कह रहा हूं। आपके तो दिल के टुकड़े होते ही रहते हैं, मेरे भी होते ही रहते हैं, ना जाने कितनी बार हुए हैं। तो चलिए अभी हम फोकस कीजिए इधर। तो फोकस हम कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल के 2 टुकड़े हाईएस्ट पॉइंट पर हो चुके हैं। तो कितनी रेशो में हुए हैं? 1:3। तो यहां पर 1:3 की रेशो में ये हो चुके हैं, राइट। तो इसका मतलब जो 2 पार्टिकल्स बने ऐसे ले लेते हैं, m1/m2 1/3 है। तो इसका मतलब अगर टोटल मास m है तो m1 कितना होगा? 1/4 ऑफ m, और m2 कितना होगा? 3/4 है m। ये इनके दोनों को मैंने रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट से मासेस निकाल लिए, ठीक है, जरूरत पड़ेगी। अब वो कह रहा है कि जैसे टुकड़े हुए, छोटा जो टुकड़ा है, छोटा पार्टिकल है, उसी समय रेस्ट पर आ गया। तो मान लीजिए यहां पर ये छोटा टुकड़ा है, ये बड़ा टुकड़ा है, ठीक है। ये m मास का था, m मास 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, m/4 3m। तो छोटा टुकड़ा जो ये उसी समय नीचे आ गया रेस्ट पर, यानी ये यहां गिर गया छोटा टुकड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब जो बड़ा टुकड़ा होगा, राइट। अब देखिए होगा क्या, ध्यान सुनिए। जब एक्सप्लोजन होती है, मैंने पहले भी अपने लेक्चर सीरीज में एक्सप्लेन किया है, जब एक्सप्लोजन होती है उसका कारण होता है इंटरनल फोर्सेस। तो इंटरनल केमिकल रिएक्शन कभी भी सेंटर ऑफ मास के पाथ को चेंज नहीं कर सकती। इट इज ऑलवेज द एक्सटर्नल फोर्स विच कैन चेंज द पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो इस केस में एक्सप्लोजन से ठीक पहले जो पार्टिकल था उसका जो सेंटर ऑफ मास था वो भी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा होगा, ऐसे, ठीक है। हर समय CM ऐसे फॉलो कर रहा होगा। एक्सप्लोजन के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी टुकड़े हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी पथ पर चलता चला जाएगा। ये बात समझे, ठीक है। तो वो सेंटर ऑफ मास तो वही ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, यानी अगर वो पार्टिकल एक्सप्लोड ना होता तो वो भी यहां पे आके गिरता। तो इसी तरह से सेंटर ऑफ मास भी उसी ट्रेजेक्टरी पे फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन जो भारा टुकड़ा है वो थोड़ा आगे जाके गिरेगा। वाई? ये बड़ा टुकड़ा 3/4m का, ये सेंटर ऑफ मास लैंड हो गया, ये छोटा टुकड़ा m/4 मास का। भारा टुकड़ा थोड़ा आगे लैंड इसलिए करेगा क्योंकि जब वो स्प्लिट हुए, m जब 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ तो एक ने तो हिम्मत हार ही गया, वो तो नीचे ही आ गया। तो यानी कि अब जो बड़ा पीस है उसको वो एडिशनल वेलोसिटी गेन दे दी गई, जो छोटे पार्टिकल ने लूज कर दी, एकदम नीचे आ गया, वो बड़े ने गेन करके थोड़ा सा वो आगे जाके गिरा। इसलिए जो CUM तो वैसे ही आ रहा है, ठीक है, और ये थोड़ा आगे जाके गिरा। तो अब वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट, यहां से वेयर द हैवियर पीस लैंड्स। तो आपको यहां से लॉन्चिंग पॉइंट से हैवियर पीस कहां पे गिरा वो निकालना है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये रेंज तो निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं जो कि रेंज ही होगी। तो रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में? u² sin 2θ/g। लेट अस सॉल्व दिस। तो u हो गया आपका 100 × 100 sin 2θ। तो बेटर है इसको 2 sin θ cos θ लिख लो, ज़्यादा बेटर होगा। 2 sin 37 cos 37 अपॉन g मीन्स 10। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि sin 37 और cos 37 की वैल्यू हमें पता रहेगी। तो ये हो गया 1000, sin 37 इज 3/5, cos 37 इज 4/5। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 20, 200, तो ये हो गया 40, तो ये हो गया 80 × 12, 80 × 12, 960 मीटर इज द रेंज। 960 मीटर रेंज है और 960 x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का। तो इट बिकम्स ए 2 पार्टिकल सिस्टम, दिस एंड दिस, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है, तो हम x कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, उसी से कर देते हैं। तो यहाँ पर x CUM बन गया m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 + m2, ठीक है। x कोऑर्डिनेट और सेंटर मास निकाला हुआ आपने, जो रेंज है 960, m1 यानी ये x1 यानी ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी हुई? 960 का हाफ कर दो क्योंकि बिल्कुल मिड पॉइंट पे गिरेगा, ये होगा 480। m2 यानी ये, x2 यानी ये निकालना है अपॉन m1 + m2 यानी m। तो आप जब सॉल्व करोगे तो x2 का आंसर लगभग 1120 मीटर आएगा। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल लेते हैं।
यस प्यारे बच्चों, अगला सवाल जो है अगेन इट इज़ जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। जैसे पिछले क्वेश्चन में सडनली एक्सप्लोजन हुई थी तो वैसा ही कुछ सवाल है ये, लेकिन आईआईटी में आया हुआ है। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है। तो जो आपको सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है, तो जो मैंने अपनी तरफ से करवाया वैसा ही कुछ सवाल मिलता जुलता आपको किसी ना किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ। तो नीट के लिए भी सारी चीज़ें ये जरूरी हैं। तो कह रहा है एक आइसोलेटेड पार्टिकल था जो हॉरिजॉन्टल प्लेन XY प्लेन में मूव कर रहा था और वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा था सर्टन हाइट h पर अबव द ग्राउंड। तो इंपॉर्टेंट शब्द है ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा था। वो सडनली एक्सप्लोड कर जाता है, एक्सप्लोजन होती है। आपको पता है एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्स के कारण होती है। तो कॉन्सेप्ट वही है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। ये दो फ्रेगमेंट्स में टूट गया एंड इंस्टेंट लेटर कुछ ही समय, उसी समय बाद ऑलमोस्ट छोटा फ्रेगमेंट y+15 पे गिर गया। तो बताइए लार्जर कहाँ पे गिरेगा, ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि ऐसे जा रहा है, तो ये छोटा फ्रैगमेंट जो कि m/4 मास का था वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये गिर गया, यानी y। बताओ बड़ा कहाँ गिरेगा। अब क्योंकि देखिए पार्टिकल, ओरिजिनल पार्टिकल x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा था, तो इसका मतलब है कि उसका जो सेंटर ऑफ मास जो y वाला है वो चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि मूवमेंट उसकी x में हो रही थी। तो y में सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि मोशन तो x में हो रहा था पार्टिकल का, ठीक है। तो हम इसमें y कोऑर्डिनेट 0 रख लेंगे, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट अगर 0 रख लेंगे तो 0 शुड बी इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2, ठीक है। तो m1 आपका m/4 है, y1 आपका 15 है, m2 आपका 3m/4 है, y2 निकालना है, निकाल लो आप, ठीक है। दिस बिकम्स -15m/4 is 3m/4 into y2. So y2 will be -5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, आज का आखिरी सवाल है, अगेन शानदार सवाल, आईआईटी 2009 का सवाल है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। अब देखिए, ये मैंने एक बंदे की शक्ल बना दी, ठीक है। अब इतने सवाल करके, इतने मतलब आईआईटी पुराने PYQs करके, अब थोड़ा बंदे की आंखें तो बड़ी बड़ी हो ही जाती हैं कि भाई ये क्या मैंने देख लिया, क्या ऐसा भी होता है, क्या ऐसे सवाल भी आते हैं। तो वैसे ही ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि सरप्राइज है कि यार ऐसा भी होता है सेंटर ऑफ मास में, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने सवाल उठाया, तो घबराना नहीं है। तो हुआ क्या है कि इंक से हमने ये ड्रॉ किया है, तो जो आउटर सर्कल है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, यानी ये उनके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो आउटर सर्कल का मान लीजिए ये सेंटर है, 0,0 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। लेफ्ट इनर सर्कल का इस ओरिजिन के हिसाब से जो कोऑर्डिनेट्स हैं -a, है, राइट का a, है, वर्टिकल लाइन का 0,0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन का 0,-a है। तो ओरिजिन ये है, ठीक है। तो इसमें जो आउटर सर्कल है उसका मास 6m है, बाकी सभी चीज़ों का मास, तो कि इसमें टोटल पार्टिकल्स कितने इन्वॉल्व हैं, बड़ा सर्कल, ये वाला सर्कल 2, 3, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल, 5 चीज़ें इन्वॉल्व है। तो आपको जिस इंक से इसको ड्रॉ किया गया है उसका y कोऑर्डिनेट निकालना, केवल y। तो इट इज ए 5 पार्टिकल सिस्टम। तो 5 पार्टिकल सिस्टम का y कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा, m1y1 m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 प्लस m5y5। इट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। तो सभी का चुपचाप y कोऑर्डिनेट डालते चले जाओ, खत्म। आउटर सर्कल का y कितना है, 0, तो मान लीजिए m1 यानी 6m into 0 प्लस इनर सर्कल का y कोऑर्डिनेट कितना है, a, बाकी सबका मास m है तो m into a, ठीक। राइट सर्कल का भी y कोऑर्डिनेट कितना है, a, m into a। वर्टिकल लाइन का y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 प्लस m into 0। हॉरिजॉन्टल का y कोऑर्डिनेट कितना है, -a, डाल दीजिए m into -a डिवाइड बाय 6 प्लस m 10m। तो लेट अस सॉल्व दिस, ये 0, ये 0, ये से कैंसल, ये बन गया ma/10m, आंसर इज a/10, खत्म। लो जी, कितना मुश्किल सवाल था बताइए। तो प्यारे बच्चों, मैंने काफ़ी सिलेक्टेड और श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं किसी भी एग्जाम में मैं करवाए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि ये सीरीज आगे चलती रहेगी। मैं अगला ये लेक्चर 6, ये लेक्चर 5 था, लेक्चर 6 भी जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।